नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर के मंडे एडिशन में दिल्ली से यूपी तक, चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश तक जबरदस्त सियासत हो रही है। अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों एक ही दिन मौजूद थे, जहां स्मृति ईरानी ने ललकारते हुए कहा कि राहुल गांधी में अमेठी से चुनाव लड़ने की अब हिम्मत नहीं बची है। तो अखिलेश यादव ने फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने से इंकार कर दिया है। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है और अखिलेश यादव को शेख चिल्ली। और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को लेकर बड़ी अटकलें अभी भी लगाई जा रही हैं। तो आज टक्कर में तमाम चीजों पर होगी विस्तार से बात। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आपका अभिनंदन है। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा अखिलेश का साथ। मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। कमलनाथ और उनके बेटे को लेकर अटकलें तेज। चुनाव से पहले सियासत में मची भागम भाग की झांकी। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिना सीट शेयरिंग हुए राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। और इन सब के बीच आज अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों मौजूद थे। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा? जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, अमेठी में कौन लड़ेगा वो तो सीईसी तय करेगी। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी संभल में। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के संभल में कल्की धाम का शिलान्यास किया। कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी ने विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है, जिसका रिजल्ट विपक्ष में भागम भाग के तौर पर दिख रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 2024 की भागम भाग। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। भागम भाग की इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए आपको परिचय करा देते हैं उससे। और इसका विश्लेषण क्या है? जयंत चौधरी रालोद यानी राष्ट्रीय लोक दल चौधरी चरण सिंह के सपुत्र हैं और गठबंधन में 9 सीट मिल सकती थी, लेकिन जीत को लेकर एक बड़ी शंका थी। एनडीए में सीट कम लेकिन जीत की गारंटी पक्की है, जीत की उम्मीद ज्यादा है। एक राज्यसभा सीट का भी बोनस है, यानी वहां पर ये 9 सीट लड़ते हैं लेकिन एको नहीं आती। यहां पर एक सीट मिलेगी तो एक आ जाएगी, एक राज्यसभा में मिल जाएगी तो 2 सीट हो जाएगी। तो जयंत चौधरी भी प्रैक्टिकली समझते हैं कि मोदी के साथ जाने के, अमित शाह के साथ जाने के, बीजेपी के साथ जाने के, जेपी नड्डा के साथ जाने के मायने क्या है। तो ये जयंत चौधरी को लगता है कि अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो खेल बन जाएगा। वहां एक नहीं आती, यहां कम से कम एक तो आ जाएगी।
नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड 2019 में एनडीए के साथ खड़े थे। नीतीश 17 सीट पर लड़े, 16 पर जीत हासिल करी। विपक्षी गठबंधन में नीतीश के वजूद पर खतरा मंडरा रहा था। वहां वो 20 सीट भी लड़ लेते, लेकिन आने की 2 से 3 उम्मीद थी। इन्हें पता था कि जहां मेरी लोकसभा में सीटें कम आई, वहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव एक बड़ा खेला कर देंगे और इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे और इनकी पार्टी को कैप्चर कर लेंगे। और इन्हें भी लगा कि नरेंद्र मोदी के साथ जाने में फायदा ज्यादा है, यानी लोकसभा सीटें अगर वहां पे मुझे समझौता भी करना पड़ गया, 12 से 14 सीटें भी लड़नी पड़ी, तो कम से कम 10 से 12 तो आ ही जाएंगी, यानी हालात बुरे नहीं होंगे। क्योंकि इससे पहले ये एनडीए के खिलाफ जाके लड़े थे तो बुरा हाल हो गया था। अशोक चौहान, कांग्रेस की अलोकप्रियता से नुकसान का इन्हें डर सता रहा था और साथ ही साथ इन्हें बीजेपी में सुनहरा भविष्य दिख रहा था। इन्हें लग रहा था कि इनका पॉलिटिकल ग्राफ, चाहे ये नेता बड़े हैं, लेकिन कांग्रेस की जो अकुशलता है, कांग्रेस की जो बैड पॉलिटिकल मैनेजमेंट है राहुल गांधी के विषय को लेकर, वो बहुत नुकसानदायक होगी। इसलिए इन्होंने बीजेपी का दामन थामना ज्यादा जरूरी समझा। अशोक चौहान एक लोकप्रिय चेहरा है, खासतौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर। हिंदी पट्टी में एक बड़ा डर है, गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से किनारा है। अब ये स्पष्ट है, सोनिया गांधी जी, क्योंकि उम्र का फैक्टर है और कोई भी फैक्टर है, तो वो अब राजस्थान से वो राज्यसभा आ रही है और रायबरेली से नहीं लड़ेंगी। और ये तो पहले ही वायनाड जा चुके हैं, यानी राहुल जी पहले ही वायनाड की रवानगी कर चुके हैं। अमेठी और रायबरेली से किनारा है ये है, और उत्तर प्रदेश से भी किनारा है। हिंदी पट्टी में लगातार सिकुड़ रही है कांग्रेस, और अब सिकुड़ना शब्द भी बड़ा छोटा हो जाता है, अब तो सिमट चुकी है कांग्रेस पार्टी। हिंदी पट्टी के इस समय किसी राज्य में भी कांग्रेस नहीं है। एक हिमाचल जरूर राज्य है जहां पर 1% के वोट के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन वहां पर भी लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल आ रहा है, सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। तो यानी गांधी परिवार को अपना किला क्या, अपनी सीट बचाने का भी डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हिंदी पट्टी में कांग्रेस के बैनर पोस्टर जो नेता लगाते थे लोकसभा चुनावों से पहले, एक सामान्य घटना होती है कि बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं कि हम दावेदार हैं, हम दावेदार हैं। उस बैनर पोस्टरों में भारी कटौती हुई है और कारण सिर्फ यही है कि कांग्रेस के टिकट पे कैंडिडेट नहीं जीत सकता, यह बड़ा कारण है। बढ़ता हूं मैं आगे। कमलनाथ, कांग्रेस आला कमान के को इन्होंने हैसियत में दिखा दिया है और इसका बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस बोली कि हमारे टिकट पर ही लड़ेंगे नकुलनाथ। पहले ऐसा लग रहा था कि नकुलनाथ को किनारे करा जा सकता है, लेकिन कमलनाथ ने बताया कि अगर नकुलनाथ, एक ही सीट है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंदर, पूरी हिंदी पट्टी में एक ही सीट है जो कांग्रेस की पक्की मानी जाती थी, उससे भी किनारा करने की तैयारी थी। लेकिन इस बार छिंदवाड़ा भी पक्की नहीं है। आप यू मार्क माय वर्ड, छिंदवाड़ा में भी दिक्कत होगी इस बार कांग्रेस को, जो परिस्थितियां बन रही है। इसलिए नकुलनाथ भी, खबर यह है, वो बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वहां तो सीट 100% निकलेगी, यहां 50-60% तक का गड़बड़ का मामला दिखता है। बढ़ता हूं मैं आगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई दिग्गजों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है और पार्टी का सियासी दुर्दशा के चलते पलायन कई नेता कर रहे हैं। मैं आपको नाम अगर बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे कि किस किस नेता का बीजेपी में कहां-कहां संपर्क हो रहा है, और कांग्रेस के नेता लाइन लगा के खड़े हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव से 2 महीने पहले ही बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त को बना लिया है? मेरे साथ बात करने के लिए मैजिक वॉल पे कौन कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता है। मेरे साथ आज की चर्चा में विवेक श्रीवास्तव है, जाने माने लेफ्ट के नेता है। मेरे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव है, एनडीए के घटक दल है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। रीना गुप्ता है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में, और इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। और क्या आपको लगता है विवेक जी, जो कांग्रेस की परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है, वो अपने आप में या फिर पूरे विपक्ष की, वो अपने आप में दिलचस्प है कि सब नेता, सब पार्टियां छोड़ के जाना चाहती हैं और एनडीए के साथ रुख करना चाहती हैं? देखिए अमीश भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है और 2 कांग्रेस पार्टियां हैं, एक एनडीए में, एक आईएनडीआईए में, और ये कंटेस्ट कर रही हैं। एक नेहरू की कांग्रेस है जिसको एक तरीके से शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में है, और दूसरी जो कांग्रेस है उसको अब मोदी साहब शायद हेड करने जा रहे हैं।
तो इट इज कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। अगर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था तो आउट ऑफ द वे जा करके कभी तो कहते हैं साहब वी आर बीजेपी, वी आर आरएसएस, वी आर कैडर बेस्ड, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी एक संस्कृति है 5,000 साल पुरानी, हमने भारत को इस रास्ते पे लेके जाना है। उसके बाद चुनाव जीतने के लिए इवन ये जो 303 सीटें हैं इसमें भी 100 लोग तो बाहर के हैं। तो बीजेपी बैकफुट पे है, नर्वस है, इनको डर सता रहा है, तभी दौड़ दौड़ के जहां मौका मिले। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इस वक्त सीटें कम है, कम राज्यों में है, लेकिन नेताओं की भरमार है, सभी को राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता। जाहिर सी बात है कुछ एलिमेंट्स डिसग्रंटल्ड होंगे। मुझे अच्छा आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को राज्यसभा का लालच है तो वो राज्यसभा के लिए निकल रहे हैं? अब राहुल गांधी और सोनिया जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही, कारण बताइए? उत्तर प्रदेश से, हिंदी पट्टी से? नहीं, अब सोनिया गांधी, अगर हम सोनिया गांधी जी को पिछले कुछ वर्षों से ट्रेस करें उनके राजनीतिक एक्टिविटीज को, तो वो एडवाइजरी तरीके से ही काम कर रही हैं। और जो बाकी की चीजें हैं, चाहे न्याय यात्रा हो, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा हो, बाकी चीजें हो, शीर्ष नेतृत्व जो है एक्टिविज्म का वो राहुल खुद संभाल रहे हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव का रुख करता हूं। बृजमोहन जी, क्या आपको लगता है ये इतना सरल है जैसा विवेक श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, या फिर कहानी ये है कि एनडीए की आंधी है? अमीश जी, विवेक भाई ने जो बताया मैं उस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। इस समय इस देश में हर आदमी के मन में ये विचार है कि आज जो मेरा देश 1 अरब 50 करोड़ लोगों का है, अब से 25 साल बाद जब ये 1 अरब 75 करोड़ लोगों का होगा, उस समय इस देश के लिए क्या व्यवस्था होगी, ये प्रोग्राम किसके पास होगा, इस देश के अंदर आम आदमी के जीवन यापन को करने के लिए किसके पास प्रोग्राम है, और एक जिंदगी जीने के लिए जो एक इन्वायरमेंट चाहिए वो कौन से ऐसे लोग हैं जो दे सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब जब आदमी ढूंढने निकलता है उसको सिर्फ एक ही नाम याद आता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और उसके पीछे मूल कारण है पिछले 10 साल में जिस प्रकार से उन्होंने एक आम आदमी के जीवन को उठाने का काम किया है, जिस प्रकार से उसको सुविधाएं दी हैं। 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ परिवारों को मकान बना के दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 10 करोड़ लोगों के घर पे सीधे पानी की व्यवस्था की है। तो आम आदमी इस बात को महसूस करने लगा है कि अगर आदरणीय मोदी जी के साथ अगर हम इस सरकार के साथ अपना सहयोग बना के रखेंगे, सहयोग का मतलब है वोट करना। आदरणीय बड़ी खबर आ गई है कि 11 उम्मीदवारों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है। पहले 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, यानी गठबंधन को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ अनुराग भदौरिया। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर गठबंधन तो हो नहीं रहा है और अपने नेता भी छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने कबूल किया चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कि हमने क्रॉस किया था, ये सरासर लोकतंत्र के ऊपर आघात था कि नहीं, बता दीजिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर केस चलाने की बात की, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है, इस पे खबर कोई ले ही नहीं रहा है। अमीश जी, हमारे चैनल पे खबर मीडिया में सन्नाटा है, हमारे चैनल से आपने खबर बड़ी खबर है ये, हमारे चैनल पे खबर चल रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले। अमीश जी, अरे सुन लीजिए, अरे बोलने दीजिए अमीश जी। अभी मैंने आपको कहा, मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा कि इस पे कोई डिबेट कहीं नहीं हो रही है। इससे बड़ी खबर तो कोई दूसरी अमीश जी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जनता से संबंधित है। यही तो लोकतंत्र है ना, यही लोकतंत्र जनता को चुनता है ना, या सरकारों को चुनता है ना। और वो जनता जिसको चुनना चाहती है, अगर उसी पे इस तरह के रिटर्निंग ऑफिसर किसी के कहने पे अगर इस तरह का काम करेंगे, तो आप सोचिए फिर मैंडेट का मतलब क्या होगा। फिर जनता जिसको वोट दे रही है उसका मतलब ही नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का, आज आप देखोगे 3 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं। एक, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण। अब सोचिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है नई राजनीति हम कर रहे हैं। अब इनकी नई राज देखिए। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार में जिनको ये भ्रष्टाचारी का आरोप लगाते थे, उनको चक्की पीसिंग करते करते मंत्री बना देते हैं। जिस दूसरे अशोक चौहान को ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, कहते थे शहीदों के मकान में घोटाला और लीडर को नहीं, ये डीलर हैं, आज उनको
आदर्श घोटाले को जिसमें नाम लेते थे आदर्श राज्यसभा एमपी बना दिया, तो ये भ्रष्टाचार का है, मतलब ये नई राजनीति है। और परिवारवाद का तो छोड़ ही दो, परिवारवाद में तो इनका देखिए उत्तर प्रदेश में परिवारवाद देखिए, अपना दल के साथ सरकार चला रहे हैं, निषाद पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं, एनसीपी के साथ सरकार चला रहे हैं, शिवसेना के साथ सरकार चला रहे हैं, चौटाला फैमिली के साथ सरकार चला रहे हैं। जहां देखिए वहां जिनको मौका मिल जाता है तो परिवारवादी पार्टी के साथ सरकार चलाते हैं। और पूरे के पूरे देखिए राजा महाराजा इनके हैं, देखिए सिंधिया फैमिली पूरी सिंधिया फैमिली आ गई, राजस्थान मध्य प्रदेश सब। कल्याण सिंह भी चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा, उनका पोता मंत्री है, उनका बेटा एमपी है। सोचिए अनुराग ठाकुर के पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा कैबिनेट मिनिस्टर, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, आज डिफेंस मिनिस्टर, बेटा एमएलए है। अरे कितने लोगों का नाम बताएं हम, तो ये तो इनका परिवार। चलिए अब आपने अपने मन की कर ली, आपने 3.5 मिनट बोलना था, अपने विषय पे बोला, अब सवाल का जवाब दीजिए। गठबंधन हो नहीं रहा, आपकी पार्टी के नेता भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब क्या है? मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ बोला अखिलेश यादव के लिए और रामगोपाल यादव के लिए, मैं आपको अगर एक लाइन में बताऊं तो उन्होंने सीधा कहा है कि गलतफहमी लेकर बैठे हैं ये लोग, और कहा है कि प्रोफेसर है रामगोपाल यादव। देखिए समाजवादी पार्टी और शेख चिल्ली कहा है अखिलेश यादव लोगों को देना जानती है। अरे मैं भाषा की मर्यादा आप जानते ही हो, जो नेता अपनी भाषा की मर्यादा खो देता है वो जनता का विश्वास भी खो देता है। देश में, इस देश में भाषा तो की मर्यादा आपके साथ, आपके पास गठबंधन, आपके साथ गठबंधन के नेता, गठबंधन आपका टिक नहीं रहा, आपके अपने नेता आपको शेख चिल्ली कह रहे हैं और आप बात पंजाब की करने लगे रहे हैं। पहले अपना घर तो संभालिए महाराज। देखिए मैं वो आप, अरे महाराज आपके अपने घर पे आग लगी है, जो आए दूसरों के घर में हाथ फेंकने का प्लान कर रहे हैं। अरे सुन तो रहे भैया, जो अरे बात तो सुन लीजिए, जो आए थे वही गए हैं। ये जहां जाते हैं वहां आते जाते रहते हैं, जो आए थे वही गए। समाजवादी का कोई नहीं गया, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो समाजवादी के साथ हैं। जब से समाजवादी बनी है कोई समाजवादी छोड़ के नहीं गया। जिनकी आप बातें कर रहे हैं ये कभी समाजवादी विचारधारा के साथ नहीं रहे हैं, ये हमेशा आए हैं कहीं से, जो आए हैं वो वहीं चले जाते हैं वापस। समाजवादी अपनी जगह है, समाजवादी अपनी जगह टिकी है, हमने गठबंधन दिया था। चलिए समाजवादी अपनी जगह टिकी है, गठबंधन का टिका है, गठबंधन भी सुनिए, आप गठबंधन की बात कर लीजिए। हम लोग का सीधा गठबंधन हमारा पीडीएफ फार्मूला है, और पीडीएफ फार्मूला का हमारा गठबंधन वही तो कह रहे हैं आपके नेता, कहा कि मेरा वही तो कहा अपना दल की पटेल ने कि पीडीएफ का क्या फार्मूला है। राज्यसभा में एक भी पीडीएफ का नेता नहीं था, आपके तो अपने घर में आग लगी है। आप बता दो, वही कह रहा हूं, पीडीएफ करते रहे लेकिन कोई पीडीएफ वाला फार्मूला ही नहीं माना। तो लीजिए, अरे उनका अपना दल का, मेरा पार्टी, और मैं दूसरा बता दे रहा हूं आपको, पीडीए हमारा पूरा है। राज्यसभा में एक हमारे जावेद भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में, रामगोपाल जी पिछड़े से आते हैं, अभी रामजीलाल सुमन, रामगोपाल जी तो परिवार से आते हैं, यहाँ जो परिवार के रामगोपाल जी तो परिवार से आते हैं। बात होगी परिवार, अरे बीजेपी की, यही तो बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, गिना रहा था तब आपने नहीं टोका। अरे यही तो पूछ रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे ये मैं नहीं बोल रहा, क्या होता है ये शब्द मेरे नहीं है, वाणी मेरी है बस। अनुराग भाई आप परेशान मत होइए, मुझे पता है आप लाचार हैं, नहीं बोलने दोगे, आप लाचार हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी संवेदना आपके साथ हो सकती है। मेरे प्रश्न कठिन हो सकते हैं। आज आप लाचार हो कि मैं लाचार हूं? भाई यही स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आप जो कहते थे आज यूज कीजिए वो वर्ड, आज नहीं बोल पा रहे हो आप, तो आपने थोड़ी बाहर निकाला, आपके लिए बहुत अच्छे हो गए, आपने थोड़ी बाहर निकाला, वो तो खुद छोड़ के चले गए और कहा शेख चिल्ली जैसी प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। बात होगी भाई, वो कह रहे शेख चिल्ली जैसी प्लानिंग कर रहे हैं। अरे कोई स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं कि इस बार 2 सीट नहीं आएंगी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे अमीर जी आप लगातार बोलते हैं, जवाब नहीं देते बात। ये मेरा मुंह है, मैं कुछ बोल दूं तो मेरा बोलने का मतलब सही हो जाएगा क्या? अरे भाई किसी को कोई कुछ बोल देता है तो उसको सोचना चाहिए क्या बोल रहा है। हमने ठीक है, संजय राणा कुछ नहीं लिया है। ओके संजय राणा लेट संजय राणा मेक हिज पॉइंट। ओके संजय राणा देखिए, और मैं व्यूअर्स बता दूं, इस समय बड़ी तादाद में हमें डिजिटल पे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये ताकत है आर पार की। अमित जी देखिए, ऐसा है कि ना समाजवादी बची है, ना नेता बचा, ना नियति बची है। अभी आप बोल रहे थे हमारे मित्र भदौरिया जी कि मेरा मुंह है कुछ भी बोल दूं। भैया भगवान ने एक मुंह, 2 कान, 2 आंख दिए हैं, यानी कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, ज्यादा देखिए, लेकिन जो ज्यादा बोल देता तो ऐसा फंस जाता है। जहां तक बात हो रही थी गठबंधन की, तो परिवारवादियों का ठगबंधन था, कोई गठबंधन तो कभी था ही नहीं। मैं तो देवन से बोल रहा हूं, इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। ये सब अपने अपनी परिवारवाद और जा चुकी राजनीति को रोकने के लिए
गठबंधन बना चुके हैं, अदरवाइज का गठबंधन का नहीं है। अभी ये पर चर्चा कर रहे थे हमारे बड़े भाई कि भैया पीडीए, अरे पिछड़ा दलित और आदिवासी की बात करते हैं, कितने राज्यसभा में पिछड़ों को भेजा, अपने रिश्तेदारों को भेजा। दलित की बात करता, दलित महिला के साथ क्या किया था, पूर्व चीफ मिनिस्टर के साथ आप लोगों ने क्या किया था, सबको पता है। और आदिवासी, कभी आदिवासी हो जाता है, कभी अगड़े हो जाते हैं। पहले अपना फॉर्मूला तो सेट कर लीजिए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी होगा, बी फॉर बेबी होगा, ए फॉर एप्पल होगा। यही कंफ्यूजन पार्टी में है। 2012 के बाद से अखिलेश यादव जी एक चुनाव नहीं जीत पा रहे, कोई एजेंडा नहीं, कोई झंडा नहीं है, फिर भी नेतागिरी पूरी करनी है। ये बताइए, 80 सीटों का नारा लेके चलना है, जनता के पास ले जाने के लिए मुद्दे क्या है? एक मुद्दा नहीं, इस पे आदमी विश्वास करे। अमित जी, ये ठगबंधनों का बंधन था जो टूटता जाएगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज तो संजय राणा जिसका जवाब देना पड़ेगा। रीना गुप्ता जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा कि अशोक चौहान कल तक तो डिस्क्रेडिटेड थे, आज क्रेडिट्स कैसे हो जाएंगे? देखिए अशोक चौहान जी, देखिए कोई भी व्यक्ति हो या मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है जी, वो क्षुब्ध है, अपनी पार्टी से दुखी है, उसका पूर्ण अधिकार होता है कि एक पार्टी को छोड़ वो अधिकार है, वो लोकतंत्र में अधिकार नंबर 1। नंबर 2, जब उनके आरोपों की बात होती है तो आरोप अभी तक साबित नहीं हुए। अगर वो आरोप साबित हो जाते वो तो जेल चले जाते। ड्रॉ नहीं करा, आप कह रहे हैं। मैं रुक करता हूं रीना गुप्ता का, और अनुराग भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे। रीना गुप्ता जी, आप मेहमान हैं हमारी और प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। सवाल एक बड़ा सरल है, और सवाल यह है कि अपने दल के नेताओं को बचा नहीं पा रहे, गठबंधन बचा नहीं पा रहे हैं, तो 24 की लड़ाई लड़िएगा कैसे? चंडीगढ़ में देखिए, आज आपके 3 पार्षद जो थे वो बीजेपी के साथ आ गए। ये तो हम सब ने देखा आज होते हुए। अमीश भाई, 24 की लड़ाई कौरव और पांडवों की लड़ाई होगी। आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल क्लियर हो गया कि मोदी जी ने धोखाधड़ी से चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन को जीतने की कोशिश करी। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा कि तुमने उस पे वोटों पे क्यों निशान लगाए, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। अमीश जी, आपको याद होगा, पर उसने तो रिजाइन कर, 80 के दशक पर मेयर ने तो रिजाइन कर दिया था सुनवाई से पहले ही। अमीश जी, तो अमीश जी उससे क्या हुआ? धोखाधड़ी तो हुई ना। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सरासर धोखाधड़ी हुई। आपको याद होगा 70 और 80 के दशक में हम खबर सुनते थे कि बूथ कैप्चरिंग हो गई, बैलेट बॉक्स लेके भाग गए। हमें लगा कि वो पुराने दिन है, अब तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और बढ़िया तरीके से लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज भी मोदी जी के राज में एक चंडीगढ़ के छोटे से मेयर के इलेक्शन अभी ईवीएम पे चुनाव करवाइए, देखिए बक्से में क्या कुछ हो जाता है। चंडीगढ़ में एक मेयर होता है। जी जी जी, तभी ईवीएम से चुनाव जरूरी है। देखिए बक्से में क्या हो जाता है। याद करिए बिहार में क्या क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग, और लालू यादव कहते थे बक्से से जिन निकलेगा। ओके, संजय राणा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। देखिए मैं छोटा सा रिस्पॉन्ड करूंगा। अभी हमारी बहन बोल रही थी रीमा जी कि पुराने रीना गुप्ता, सॉरी रीमा गुप्ता जी, रीना गुप्ता जी बोला सर मैंने। तो ये पहले जमाने में बैलेट बॉक्स होता था, लोग उठा ले जाते थे। ये बताइए, आपके 3 पार्षद थे, उनको कौन उठा के ले गया? वो तो बैलेट बॉक्स में नहीं थे ना ही परचेस उसमें कोई डाला गया था, आपको छोड़ के चले आए। और दूसरी बात, अगर मेयर की चर्चा करती तो मेयर ने रेजिग्नेशन दे दिया। नंबर 3 कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बोला है आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स को चेंज करके टीवी डिबेट पे प्रस्तुत ना करें। जो सत्यता है उसको सामने रख दें। आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, और छोड़ के जा रहे हैं, आपका परिवार आपका संभल नहीं रहा है, उसके लिए मोदी जिम्मेवार है। हमें तो कभी कभी अमित जी लगने लगता है कि अगर बिहार में किसी का बालक नहीं पैदा होगा उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेवार हो जाएंगे। नहीं होंगे ना भाई। आपका अपना कर्तव्य है, आपका अपना प्रदेश है, आपके अपने नेता हैं, आपके अपने विधायक हैं, संभाल के रखिए भाई। डूबती नाव में कौन बैठना चाहता है? डूबती नहीं, जंग खाई नाव है, वो तो पारी नहीं चलेगी, उसमें कौन बैठना चाहता है? रीना गुप्ता अमीश जी, अमीश जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, और पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की हत्या। ये किसके राज में हो रही है? मोदी जी के राज में हो रही है। मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी तो हमेशा बोलते हैं। ये बताइए, संदेश खाली में क्यों नहीं जल्दीबाजी मचा ली सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आपको दिख रहा है, दूसरा जजमेंट क्यों नहीं दिखता? लेकिन एक सेकंड, संजय राणा ने एक सवाल पूछा कि चलिए ये तो हुआ, 3 आपके पार्षद क्यों पाला बदल गए? रीना जी उसका भी जवाब दीजिएगा ना। उनको किसी ने जबरदस्ती तो उठाया नहीं,
आप तो कहते थे आम आदमी बिल्कुल, पार्टी आप का मुझे कोई बोलने नहीं, देंगे तो मैं कांग्रेस जवाब कांग्रेस दूंगी ना। आपने तो बोला आप ही बोलने के देंगे तो नेता जवाब की लाइन है, दूंगी। कांग्रेस टूट सकती है, आप आम आदमी बोलने पार्टी तो नहीं टूट दीजिए। सकती। आम आदमी पार्टी बोलने के तो पार्षद दीजिए। टूटे। जो पार्षद टूटे हैं उन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरे पति को जेल में डाल दिया। अमीश जी, इस तरह के अगर मोदी जी कॉन्फिडेंट हैं तो इस तरह के अमित जी, हथकंडे नहीं, क्यों मुझे ये अपनाए जा बताइए, रहे हैं? कहाँ पे बोला है? किसी 10 के सेकंड, पति 10 को सेकंड जेल पर डाला दीजिए। जा रहा है, किसी के ऊपर ईडी को रेड डलवाई जा रही ये है, बड़ा किसी आरोप को है इनकम आपका। टैक्स की रेड डलवाई जा रही है। ब्रिजमोहन अगर भी आप कुछ ये ऐड करना सारे चाहते हैं, काम ब्रिजमोहन करेंगे, श्रीवास्तव। तो देखिए ये देखिए, सारे काम अशोक करेंगे चौहान ने आपको पार्टी अमीश छोड़ी जी, तो ईडी का दबाव था। अमीश जी, कमलनाथ कांग्रेस को धमका रहे थे या नहीं धमका रहे थे, नकुलनाथ कमलनाथ पार्टी को छोड़ने की कगार पे पहुंच गए तो पता नहीं किसका दबाव था। हर कोई, अजीत पवार ने एनडीए के साथ आए तो उन पे भी ईडी का दबाव था। अब ये 3 विधायक आ गए, अब ये कह रहे कि इन पे इनकी बीवियों का दबाव आ गया था। मतलब कमाल हो रही है ये तो। अमीश जी, यही मैं कहना चाहता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य अमीश जी, इसमें सपा को एक छोड़ जो के जा पार्षद रहे है, हैं, यही उन पे तो किसका कमाल दबाव आ हो गया? रहा है देश में। अमीश भाई, यही तो देश में कमाल हो अमीश जी, रहा इसमें है। एक पार्षद तो कि ऐसे सबको हैं, या एक सेकंड, तो एक सेकंड। उन्होंने ये कहा कि मैं 1.5 साल पहले रीना जी, बीजेपी ज्वाइन कर चुका एनडीए से एक ही है, एनडीए से एक ही है, क्योंकि बीजेपी हैज लेफ्ट द डिबेट। बीजेपी डिबेट छोड़ के चली गई है किसी कारणवश। ओके, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। मैं अमीश जी ये कहना चाहता हूं, उसमें एक पार्षद ने तो रिकॉर्ड पे ये कहा कि मैं 1.5 साल पहले आप पार्टी से इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं। तो अब जिस नेतृत्व को यही नहीं मालूम कि उनके पार्षद उनको 1.5 साल पहले छोड़ के चले गए और वो ये दावा करें कि ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल एक अजीबोगरीब बात है। ये इसको कहने का इनको हक ही नहीं है, क्योंकि इनके नेतृत्व को नहीं मालूम, इनके लोगों को नहीं मालूम कि एक इलेक्टेड पार्षद, एक निर्वाचित सदन का पार्षद उनको 1.5 साल पहले छोड़ के चला गया है और उसको वो अपने हिस्से में मान रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना है, जिसका फायदा ये लोग आप पार्टी उठाना चाहती है। आप पार्टी को सबसे पहले खुद का मूल्यांकन करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जो उनके साथी छोड़ के जा रहे हैं बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी बात के। और जहां तक बात एनडीए की है, मैं फिर एक बात कह दूं, एनडीए की तरफ से कभी भी किसी के ऊपर यह दबाव नहीं आता कि आप एनडीए को ज्वाइन करिए। लोग स्वेच्छा से आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को ध्यान में रखे एनडीए का साथ दे रहे हैं। कमलनाथ पे क्या दबाव था? कमलनाथ जी पे क्या दबाव था? नकुलनाथ पे क्या आचार्य दबाव आ प्रमोद गया? कृष्णन पे किसका दबाव है, आप बताइए। आचार्य प्रमोद कृष्णन पे किसका दबाव है? बेस आचार्य प्रमोद कृष्णन पे क्या दबाव है? अनइंटरप्टेड 30 सेकंड जी दीजिए। जी दिए रीना गुप्ता। महाराष्ट्र के शिवसेना के एक नेता थे हर्षवर्धन पाटिल, कांग्रेस के हर्षवर्धन पाटिल ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, अब मुझे चैन की नींद आ रही है, अब मेरे ऊपर कोई ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ेगी। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सारे जो नेता ज्वाइन करते हैं उनके केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। क्या हुआ हेमंत विश्व शर्मा का, क्या हुआ सुवेंदु अधिकारी? मैं कहता हूं आप बताइए, आचार्य प्रमोद कृष्णन का, आचार्य प्रमोद कृष्णन के ऊपर क्या आरोप है? अमित सिंह से पूछिए। आचार्य प्रमोद विवेक श्रीवास्तव बताएंगे, विवेक श्रीवास्तव बताएंगे। आचार्य विवेक जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन तो ऑलरेडी कांग्रेस से निलंबित है। नहीं तो कांग्रेस ने निलंबन इसलिए किया ना कि रामलला के मंदिर में वो चले गए और प्रधानमंत्री मोदी से मिल लिए, तो कांग्रेस निलंबित कर देगी। अब राहुल गांधी तो गले लग लिए थे नरेंद्र मोदी के, तो क्या करेगी कांग्रेस? राहुल गांधी निलंबित हुए हैं एंटी पार्टी एक्टिविटी से, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब दे पाएंगे। अमीर जी, आपकी बात वाजिब है। रीना जी, विवेक श्रीवास्तव, अब राहुल जी तो गले लग लिए थे प्रधानमंत्री मोदी के जी, तो क्या करना चाहिए था? आचार्य प्रमोद कृष्णन तो मिले, एक इन्वाइट करने के लिए मिले, और आज प्रधानमंत्री मोदी उनके कार्यक्रम में भी गए, वहां पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, सारी नॉन पॉलिटिकल बात हुई। कल्की धाम का शिलान्यास हुआ, सारी नॉन पॉलिटिकल बात हुई जी। अब देखिए, नहीं, अब देखिए वो स्टेटमेंट क्या देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, अब इसको देखिए ना। और नहीं, आप सुन लीजिए, बड़प्पन तो ये हो गया है कि आप धर्मांधता फैला रहे हैं पूरे देश के अंदर, और इसके विरुद्ध में तो ऑनरेबल शंकराचार्य भी हैं, कई बार डिबेटों में मैं कह चुका हूं, तो उस लाइन में हम जाएंगे नहीं। दूसरी बात है, उसी अजीत पवार को आप रोज अपशब्द कहते थे, एक समय में हेमंत बिस्व शर्मा को भी अपशब्द कहते थे, एक समय में शुभेंदु अधिकारी को भी अपशब्द कहते थे, एक समय में अशोक चौहान को भी अपशब्द कहते थे। उसके बाद ऑल इज वेलकम, ऑल इज वेलकम, ऑल इज वेलकम हो रहा है। तो ऑल इज वेलकम इसलिए हो रहा है, आप नर्वस हैं,
आप ढिंडोरा तो जरूर पीट रहे हैं, हम जीते हुए हैं, हम जीते हुए हैं, हम जीते हुए हैं, लेकिन आप नर्वस है, आपको कैंडिडेट्स चाहिए। ऑल ऑडियोज डाउन, पुट ओके। विवेक जी को रखिए। विवेक जी शांत हो जाइए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने बोला देखिए बीजेपी वाले नर्वस हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी वाले चुनाव हार रहे हैं, यही आप कह रहे हैं? बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, बीजेपी वाले परेशान हैं। मैं बिल्कुल यही कहूंगा। अगर अमीश भाई कॉन्फिडेंस लेवल है, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का, आपको लग रहा है राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस चुनाव जीत रही है, आपको ऐसा लग रहा है? सच सच बोलिएगा, दिल की बात अपनी। आपको मैं मई के महीने में भी पकड़ूंगा जब नतीजे आ जाएंगे। मैं बिल्कुल आपके चैनल पे जरूर आऊंगा, आप निमंत्रण देंगे तो। और मैं बता रहा हूं INDIA स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। अगर नहीं होता क्या सीट का तो नंबर प्राइम है? मिनिस्टर एक अपटर्न्ड नोज करके कहते कि सिर्फ मेरे कैडर वालों को टिकट मिलेगा। INDIA के सीट का नंबर क्या है? नहीं, अब ये 400 कह रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। ये 400 एनडीए के आएंगे। विवेक जो मर्जी कह ले, लेट्स टॉक फैक्चुअली। जी देखिए, गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा पूरी हिंदी पट्टी के अंदर। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो पहले बैनर पोस्टर उनके कैंडिडेट लोकसभा चुनावों के पहले लगाते थे वो नहीं लग रहे हैं, इंक्लूडिंग हिमाचल में शासन है उनका। अब आप गुजरात आ जाइए, गुजरात में यही हालात है। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए इस समय लगभग 75% जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी में सम्मिलित हो गई हैं। बिहार आ जाइए, बिहार में नीतीश कुमार को लगा कि मैं अगर अकेले चुनाव लड़ूंगा तेजस्वी यादव के साथ तो मेरी 2 सीटें आएंगी, और ये हार्ड फैक्ट है, या मेरी 4 आएंगी मैक्सिमम। अगर मोदी के साथ लड़ूंगा चुनाव तो कम सीटों पे भी लड़ूं, 14 पे भी लड़ूं तो 12 या 11 ले आऊंगा। रालोद को लगा 9 सीटें, 7 सीटें दी थी अखिलेश यादव ने, और बीजेपी 1 सीट दे रही है और 1 राज्यसभा दे रही है। 2 सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल समझौता करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो सीट जीत सकते हैं। वहां 7 लड़ने के बाद भी 1 की गारंटी नहीं है, यहां पर 1 लड़ने पर 1 की गारंटी है। इसलिए ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है। कमलनाथ क्यों पाला बदलना चाह रहे थे, या फिर क्यों खबरें आई कमलनाथ के आने की? आप बताइए। कई चीजें बड़ी स्पष्ट है और आपको भी स्पष्टता से पता है। अब बताइए क्या नंबर है INDIA इंडिया का, बताइए। अगर कमलनाथ इतना क्लोज रहे हैं गांधी फैमिली के, दून स्कूल में पढ़े हैं, क्लासमेट रहे हैं गांधी के, तीसरा बेटा इंदिरा जी कहती थी। 60-50 दशक की पॉलिटिक्स के बाद अगर वो महत्वाकांक्षा में जाना चाहते हैं तो ये उनकी इच्छा है। लेकिन मैं अब आपको बता देता हूं, तो महत्वाकांक्षा क्या होगी? 80 साल के 70 साल के आदमी की महत्वाकांक्षा यही होगी ना कि कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है इसलिए मैं पाला बदलूं। अशोक चौहान 40 साल की कांग्रेस से, उनके पिताजी कांग्रेस रहे, क्योंकि कांग्रेस का भविष्य नहीं है उनकी लीडरशिप के अंदर, वो इफेक्टिवनेस नहीं है, तभी गठबंधन भी नहीं कर पाए, तभी युवा पीढ़ी को आगे भी नहीं लेके आ पाए। 2 चीजें हैं ना, ये स्पष्ट है। नहीं करता, ये कांग्रेस का भविष्य है नहीं है, ये बात नहीं है। मैं अगर मैं बात गलत कह रहा हूं, अगर कोई भी मेरी बात से डिसएग्री करता है तो ट्विटर पे लिखे। अगर मैं लॉजिकल नहीं हूं, आई एम रेडी टू डिबेट ऑन दिस। इस देश में अगर सरकारें सशक्त होनी चाहिए तो विपक्ष भी उतना ही सशक्त होना चाहिए, और यह जिम्मेदारी है लोकतंत्र की। लेकिन इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि राहुल गांधी के स्वागत करने के लिए लोग नहीं पहुंचे, और प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लाने पड़े लोग, यानी अमेठी में कोल्ड शोल्डर मिला है राहुल गांधी को। अमेठी से चुनाव हार गए थे राहुल गांधी, और स्मृति ईरानी ने उन्हें चुनाव हराया था। इसके अलावा स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पे बड़ा हमला है। रायबरेली को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। अमेठी के लोगों ने नहीं किया स्वागत, जैसा मैंने आपको बताया। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लोगों को लाना पड़ा था। अमेठी की जनता आक्रोशित है राहुल गांधी से। यह भी कहा है रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी है, यानी स्मृति ईरानी कह रही है कि रायबरेली की सीट भी अब छोड़ दी है। और रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीटें हुई थी। अमेठी पिछली बार हार गए, इस बार रायबरेली से सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो स्मृति ईरानी का दावा है कि रायबरेली भी परिवार छोड़ के भाग रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। 2024 के चुनाव से पहले गांधी परिवार के दोनों बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और स्मृति ईरानी का दावा है कि रायबरेली भी छोड़ के भागेगा गांधी परिवार अब
और मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं और मैं बता दूं व्यूअर्स, गौरव भाटिया को एक अर्जेंट काम आन पड़ा तो इसलिए वो आज के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, ये क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, रीना गुप्ता है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव है, विवेक श्रीवास्तव है, आपका एक बार फिर अभिनंदन है। तो अनुराग जी, अमेठी में आप राहुल जी के साथ हैं और रायबरेली में आप गांधी परिवार के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? यहां कैंडिडेट देंगे आया ना, अभी आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट पता लगेगा। 40 सेकंड। नहीं मैं अपनी हाँ मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, फिर उसका भी जवाब दे। नहीं, मेरे सवाल का जवाब, ये अपनी बात कहने की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है आपका भी। नहीं जनाब, ये अपनी बात कहने की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये सवालों का जवाब देने वाला कार्यक्रम है। नहीं सुन, आपकी देखिए, ये अपनी बात कर, पहले मैं अपनी बात कहूंगा, अपनी बात अगर करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, प्रेस वार्ता करिए, एक प्रेस वार्ता बुलाइए, उसमें कहिए अपनी बात, सवाल का जवाब दीजिए। अमेठी और रायबरेली में सपा कैंडिडेट देगी या नहीं देगी? सवाल का जवाब भी करारा मिलेगा। अरे सवाल का जवाब भी करारा मिलेगा, मेरी भी बात हो जाए ना, जो कि हम जनता की बात करते हैं। देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि खुद की डरी सहमी हुई पार्टी हो चुकी है। उसे विश्वास नहीं है अपने ऊपर में, एकदम विश्वास नहीं कि हम सीटें जीत सकते हैं या हम सत्ता में आ सकते हैं। अगर विश्वास होता तो जाके वहां नीतीश जी के बारे में यही सरकार के लोग यही क्या क्या उल्टा सीधा बोलते थे, फिर जाके हाथ जोड़ के पहुंच गए, सर आइए सर हमने जो बोला माफ कीजिए, आइए वापस, चूंकि हमको सत्ता में लाना है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या नहीं कहते थे, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों को पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में। सवाल का जवाब दीजिए आप, एक ही बात को इधर से बोलते हैं उधर से बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूं, अमेठी और रायबरेली में आपके क्लैरिटी है नहीं, और आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की क्लैरिटी है नहीं, और आपको लगता है पब्लिक क्लैरिटी से आपको वोट डालेगी, यही गलतफहमी में आप लोग रह रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल पूछ रहा हूं मैं। 40 सेकंड में अगर आप, अरे मैं 40 सेकंड आपने अरे 40 सेकंड प्रभु बोले थे, 20 सेकंड में अपनी बात कहता, ना आपने 1.5 मिनट बोला। आप चाहते नहीं कि जवाब आए जनता का, नहीं आप बोला जनता थोड़ी, आप नेता है भाई, मुझे इतना आप अपने आप को जनता मान के बैठे हैं, आप नेता है भाई। करते करते हमें भी पता हो गया कितना मिनट हुआ है, आंखों में मिनट चलता है, ऐसा नहीं है हम कैमरा में देखते हैं तो मिनट पता चलता है। ये तो बहुत मिनट निकल गए। अरे सर 2017 के बाद से, जब से आप लोग चुनाव आ रहे हैं, गंगा से बहुत पानी बह गया। अरे बोलने नहीं दोगे? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम तो अपनी जगह बैठे मिलेंगे अमित जी आपसे डिबेट करते हुए, लेकिन बीजेपी के लोग यहां से सरके मिलेंगे क्योंकि वहां दूसरा कोई बैठा होगा। हमारे इधर से जो उधर गए होंगे, विपक्ष से गए होंगे, वो बैठा मिलेगा तो बीजेपी चिंता करे। दूसरी बात, हम जनता के मुद्दों पे। ओके संजय राणा, ओके अब आपने 3.25 मिनट बोला लेकिन जवाब नहीं दिया। व्यूअर्स, रायबरेली और अमेठी पर डब्बा गोल, कोई जवाब नहीं। देखिए अमित जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आपसे पूछा कि ईर घाट, ये जवाब दे रहे थे बीर घाट का, तो इनकी आदत है गोल पोस्ट बदलने की। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे कि ये सीट देंगे कि नहीं देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कन्नौज से अखिलेश यादव साहब चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव हार रहे हैं। मैं आपके टीवी पे डिबेट बोल रहा हूँ, इनकी तो छोड़ दीजिए, इनकी तो नैया खसक चुकी है। जो राजनीतिक जमीन थी वो तो थी नहीं कभी, वो तो किसी शायद आपके बीच में नहीं बोले संजय राणा। अरे भाई साहब, अरे बड़े भैया हैं आप, मतलब हमें समझ में आता है कि उम्र हो जाने के बाद आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। बता के जाइए कि चिराग पासवान, आप मुझे गाली दे लीजिए, नहीं थोड़ा सब्र कर लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए, तो इस उम्र में हार्ट अटैक होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अरे मान्यवर सुन लीजिए, अरे मान्यवर सुनते ही नहीं है, एक तरफा बोलते रहते हैं, हर डिबेट में एक ही बात बोलते रहते हैं। कुछ नयापन लाइए, कुर्ता भी बदल लीजिए और विचार भी बदल लीजिए, क्योंकि आप दोनों चीज बदल नहीं पाते हैं। देखिए आपने अमित जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आपके तो बदले विचार है, आप कांग्रेस पार्टी को। अनुराग शांत, अनुराग ओके, ऑल ऑडियोज ऑन। ओके संजय राणा 30 सेकंड। सर देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि रायबरेली और अमेठी पे अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे। इनके पास जवाब नहीं, क्योंकि इनको यही नहीं पता है अमित जी कि यहाँ की ये इनकी सीट रहेगी कि नहीं रहेगी, तो समस्या वहां पे है। अब वहां पे खड़ा करेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात करी है प्रधानमंत्री से, और वो कह रहे हैं कि मैं जेपी नड्डा और अमित शाह को भी बोलूंगा कि अकाली दल और बीजेपी साथ आ जाए। यानी अब लग रहा है कि अकाली दल भी एनडीए का हिस्सा हो जाएगी। एक तरफ कुनबा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुनबा तो कम हो ही रहा है, नेता भी कम हो रहे हैं। तो ऐसे में विवेक भाई, ये जो लड़ाई है 2024 की, इसमें कुनबा भी छोटा हो रहा है और नेता भी कम हो रहे हैं। अब आप बताइए क्या करिएगा? सपा से नेता छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस का तो हाल ही मत पूछो, आम आदमी पार्टी के पार्षद छोड़ के चले गए हैं चंडीगढ़ में, क्या करिएगा? देखिए अनुराग जी शौक में बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने
आप बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पहले सीटों के ऊपर अग्रीमेंट हो जाए और उनको कोई परहेज नहीं है न्याय यात्रा से। और सुप्रिया श्रीनेत का जहां तक सवाल है, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि अभी 25 तक न्याय यात्रा है और हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अभी कोई समाजवादी पार्टी INDIA से बाहर चली गई है और वो कांग्रेस के खिलाफ कोई कैंडिडेट्स खड़ा करेगी, वो गांधी फैमिली को ह्यूमिलेट करने की कोई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सभी INDIA के घटक दल हैं। अब तृणमूल कांग्रेस भी है वहां पर, जो आपने मुझे समझाया था, तो तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है ना, INDIA में रहेगी। ऐसा ना हो कि RLD और नीतीश कुमार चुनाव लड़के सीटें लाने के बाद INDIA में आ जाएं। तो ये भी समझ लीजिए, दल बदलुओं का ये भी एक फार्मूला होता है। तो ऐसा नहीं, INDIA स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। दूसरा, बीजेपी को देखिए, अब ये 2047 पे चले गए। अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज की बात करें। अभी श्रीवास्तव जी भी यही बात कर रहे थे कि 2040, आप क्या 25 साल तक नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर रखना चाहते हैं? वो 25 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। आप तोड़ तो कांग्रेसियों को रहे हैं, तोड़ समाजवादी पार्टी के लोगों को रहे हैं, ठीक है, ओके, और फिर आप कहते हैं 2047 का हमारा विजन है। एनसीपी के बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी। अमीश जी देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगी कि जिस प्रकार से INDIA के साथियों में एक दूसरे को लेकर अविश्वास है, उसका बहुत बड़ा परिचय है आज जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा कि अगर इतनी सीटें आप हमें देंगे तो हम आपकी यात्रा में शरीक होंगे। एक समझदार राजनेता की अगर वो ये नहीं कहा उन्होंने, सहयोगी है, उन्होंने कहा तो पहले कि INDIA जीते, INDIA जीते। उन्होंने कोई थ्रेटनिंग लैंग्वेज डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम आएंगे, यही उन्होंने बोला ना कि पहले सीटों का तय हो जाए, उसके बाद भी यात्रा में शरीक होऊंगा। तो ये बात एक समझदार राजनेता के मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। यदि वो गठबंधन का हिस्सा है तो अगर नहीं, तो मुद्दा टोन का नहीं है, मुद्दा है इंटेंशन का। ऐसे मौके पर ये बात चुपचाप भी कही जा सकती थी। ये क्या जरूरी है कि इसको मीडिया के ही सामने रखें? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ INDIA की 3 प्रॉब्लम है। पहला है इनकी महत्वाकांक्षा, वाजपेयी का गठबंधन आपने देखा है। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ गठबंधन का भी धर्म होता है। गठबंधन के अंदर भी, गठबंधन में भी एक समझदारी होती है। गठबंधन आप आज NDA में देखिए, NDA में सारे जो घटक दल हैं उनमें से सारे लोगों का एक मत होता है कि हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। कहीं इस पे किसी प्रकार का विवाद नहीं है, कहीं इसके खिलाफ आपको कोई आदमी बोलता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इनकी महत्वाकांक्षा इन पे हावी है, फिर इनका मनभेद इन पे हावी है। एक चीज रीना गुप्ता, अरविंद केजरीवाल जी ने तो खुद माना कि देखिए ये लड़ाई 2024 की नहीं, हम तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। खुद माना, उनको खुद लग रहा है कि 2024 में कुछ नहीं होने वाला। ये तो विधानसभा में बात बोली गई ना। अरविंद केजरीवाल ने कहा, अमीश जी आज की तारीख में अगर हम भारतीय जनता पार्टी से ED और CBI ले लें तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। शिवराज सिंह चौहान अलग पार्टी बनाएंगे, वसुंधरा राजे अलग पार्टी बनाएंगे। तो ED और CBI के बलबूते पे ये अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, अमित जी मेरी बहन नहीं बता पा रही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन के पीछे कौन सी ED CBI लगी हुई है। अरे बोलने दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन के पीछे कौन सी ED और CBI लगी हुई है? ये तो आचार्य बताएंगे छोड़ के चले लगी हुई है, किसकी क्या मजबूरी है। ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ED और CBI तो ED और CBI बोल के आप लोग परसेप्शन बनाते हैं, हकीकत ऐसी नहीं है। बृजमोहन जी, रीना गुप्ता को 30 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। अरे बोलने दीजिए। देखिए अमीश जी, कल उत्तर प्रदेश, जहां पे कई साल से भारतीय जनता पार्टी का रामराज चल रहा है, आपने देखा होगा कि कुछ हजार नौकरियों के लिए, पुलिस कांस्टेबल की कुछ हजार नौकरियों के लिए 50,000 युवा कल वहां पे रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ था ट्रेन लेने के लिए। अगर आपका रामराज इतने साल से चल रहा है तो ऐसा क्यों है कि युवा परेशान है, किसान परेशान है, गृहिणी परेशान। तो टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार चर्चा बढ़ेगी। आप देखते रहिए CNBC आवाज। CNBC आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन, सुपर एक्सक्लूसिव। आचार्य प्रमोद कृष्णन जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, आपका अभिनंदन है। न्यूज 18 पर
और सबसे पहले तो आपको मेरी राम राम और नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माफी भी कि मैं खुद वहां हाजिर नहीं हो पाया, लेकिन आज बहुत अद्भुत अवसर रहा ये। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और वहां पर जो खबर आई है 8 से 12,000 के बीच में साधु संत और समाज था। क्या कहना चाहते हैं आप आचार्य जी? देखिए, कुछ पल जीवन में ऐसे आते हैं अमीश जी, जब कहने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। लेकिन श्री कल्की धाम का शिलान्यास, श्री कल्की धाम की आधारशिला आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हुई। श्री कल्की धाम ऐसा धाम जहां भगवान आएगा, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से एक तस्वीर चल रही है आचार्य जी, एक तस्वीर चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री के कान में आप कुछ बोल रहे हैं और आप बड़े व्यस्त हैं, और वो प्रधानमंत्री के कान में बोल क्या रहे हैं आप आचार्य जी? अब ये तो हमारे और प्रधानमंत्री जी के बीच की बातें हैं अमीश देवगन जी, आप क्यों कुरेदना चाहते हैं? नहीं, हम तो जानना हमारा काम है सर, रिपोर्टर हैं हम, तो हमारा काम है ये सब जानना। लेकिन एक सवाल जरूर मैं पूछता हूं कि राहुल जी और सोनिया जी को और प्रियंका जी को आपने बुलाया था? केसी वेणुगोपाल को बुलाया था आपने? आपकी पुरानी पार्टी है वो। आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि आपने पूछा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कान में, मैं और मेरे कान में प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, तो उसका जवाब सीधा सा ये है कि ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं समझूं या वो जाने। अरे वाह। तो अमीश जी, दूसरी बात आपने राजनीतिक सवाल के रूप में की कि कांग्रेस कल तक मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, आज मैं देश के साथ हूं। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं, और वो इसलिए नहीं हूं कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह करने के लिए वो आए, वो मैं इसलिए भी नहीं हूं कि मेरा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया। मैं इसलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत की संस्कृति और सभ्यता, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का झंडा ऊंचा करने में नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है। आचार्य जी, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ईडी का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, आप पर भी किसी का दबाव था मोदी जी को बुलाने के लिए? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं हमेशा ये कहा करता हूं और आज भी कहता हूं कि किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये विपक्ष के भाग्य की मैं दुर्भाग्य कहूं या भाग्य की विडंबना जी, कि विपक्ष के नेता जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, उस तरह के फैसलों से डे बाय डे, डेली विपक्ष की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। पहली बात, उनके पास कोई नीति नहीं बची है। दूसरी बात, उनकी जो नीयत है उसमें देश की जनता को खोट नजर आ रहा है, और वो जो भी उन्हें सच बताने की कोशिश करता है या उनके भले की बात करता है, जो भी बात करता है देश की, जो भी बात करता है राम की, सनातन की, उस व्यक्ति को वो खो देते हैं या उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी, कि जिन नेताओं को विपक्ष बेइज्जत कर रहा है, जिन नेताओं को अपमानित कर रहा है, उन सभी नेताओं को सम्मान देने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन आज आपने एक और आपने बात बोली, आपने बोला शबरी को यकीन था राम आएंगे, इसलिए मुझे भी यकीन था कि मोदी आएंगे। 10 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जब मैंने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया था, तब उन्होंने कोई मुझे चिट्ठी लिख के नहीं दी थी, और सारे देश की मीडिया, सारे देश के लोग ये कह रहे थे, मुझसे सवाल कर रहे थे, क्या मोदी जी आएंगे, क्या मोदी जी ने कोई लिखित में दिया है? तो मैंने आज ये कहा कि जिस तरह शबरी को यकीन था कि राम आएंगे,
ठीक उसी तरह मुझे मोदी जी के कमिटमेंट पे यकीन था। शुक्रिया कि मोदी जी अपना वादा शुक्रिया। निभाएंगे। आपका कनेक्शन भी लूज हो रहा है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही व्यूअर्स। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।